हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन फाइनेंशियल रिस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉन फाइनेंशियल रिस्क आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक बैंक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिस्क जैसे कि क्रेडिट, मार्केट और लिक्विडिटी रिस्क के अलावा जो भी रिस्क फेस करता है उसे हम नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कंप्लायंस रिस्क। एक बैंक के ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खास करके जो रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और जब बैंक उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर पेनल्टीज वगैरह जो है वो लगती है, जिनकी वजह से उनको लॉस होता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लायंस रिस्क है ये एक तरह का नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, तो मीनिंग आप समझ चुके हो। एक बैंक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिस्क के अलावा जो भी रिस्क फेस कर रहा है अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर, वो आपके नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कहलाएंगे। और इन रिस्क का ना बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इन रिस्क की वजह से बैंक को कई सारे स्ट्रैटेजिक, बिजनेस, इकोनॉमिक और रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क। एक बैंक को कितनी टाइप्स के नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो है वो फेस करता है। इसके अंदर जो पहली टाइप है वो है ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? तो देखो, जब एक बैंक अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से बैंक को जो लॉसेस होते हैं ना, वो आपका ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर बैंक का जो इंटरनल प्रोसेस या फिर सिस्टम है वो फेल हो जाए तो बैंक अपने नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर अगर कोई ह्यूमन एरर हो जाए तो उसकी वजह से भी बैंक अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बैंक को यहाँ पर लॉस होगा। अब देखो, बैंक जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल रिस्क को मिटिगेट नहीं कर सकता है। वो कोशिश कर सकता है पर 100% रिस्क को मिटिगेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, जितने मर्जी अच्छे सिस्टम हो, कभी ना कभी वो फेल होंगे ही होंगे। आखिर वो मशीन ही तो है, टेक्नोलॉजी ही तो है। तो बैंक ये लेकर चलती है कि फ्यूचर में हो सकता है कि हमारा सिस्टम यहाँ पर फेल हो जाए, ठीक है, या फिर कोई ह्यूमन एरर हो जाए और उसकी वजह से हमें लॉसेस हो। तो सिंपल भाषा में ऑपरेशनल रिस्क क्या है कि अगर एक बैंक का जो इंटरनल सिस्टम है, प्रोसेस है, वो फेल हो जाए और उसकी वजह से बैंक को जो लॉसेस होने की संभावना है वो आपका ऑपरेशन रिस्क के अंदर आ जाता है। जैसे कि अगर बैंक का जो पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है वो फेल हो जाए तो उसकी वजह से क्या होंगी, जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो डिले होंगी, जिससे कस्टमर को दिक्कत होगी। और जब कस्टमर को दिक्कत होगी तो वो बैंक को दिक्कत करेगी। ठीक है, बैंक के ऊपर दबाव डालेगी, बैंक के ऊपर भरोसा करना छोड़ देगी, फिर उसके अंदर वो पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाएगी, जिससे अल्टीमेटली बैंक को नुकसान होगा। ठीक है, फिर आता है साइबर रिस्क। आजकल का जो ज़माना है वो कंप्यूटर का ज़माना है। आजकल हर बैंक जो है वो कंप्यूटर्स का यूज़ करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है, और जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसे कंप्यूटर सिस्टम पे ही स्टोर करके जो है वो रखती है। ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम पे साइबर अटैक का खतरा होता है, क्योंकि आज कोई भी पर्सन जो है वो हैकिंग के ज़रिए आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है और आपके इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है और उसका मिसयूज़ कर सकता है। जैसे कस्टमर की जो डिटेल्स होती हैं, उनके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो अगर कोई साइबर अटैक हो जाता है, कोई डाटा ब्रीच हो जाता है, तो कस्टमर का जो डेटा है वो एक्सपोज हो जाता है, जिससे कस्टमर को लॉसेज होते हैं और फिर कस्टमर का बैंक के ऊपर से भरोसा जो है वो मिट जाता है। ठीक है, फिर आता है कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, बैंकों को रेगुलेटरी लॉज और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी होते हैं, और जब एक बैंक उनको कंप्लायंस नहीं करता है, क्योंकि कई ना कई ऐसी सिचुएशंस बनती है जहां पर बैंक इन रेगुलेटरी लॉज और स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाता है और उसकी वजह से उनके ऊपर फाइन लगाए जाते हैं। ठीक है, और फाइन लगाए जाते हैं तो उन्हें लॉस होता है। फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, साथ के साथ रेपुटेशनल डैमेज भी होता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर कंडक्ट रिस्क। कंडक्ट रिस्क क्या होता है? कई बार बैंक या अनएथिकल और मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने लग जाता है। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो जो कस्टमर्स हैं उनको गलत सजेशन देना शुरू कर देता है, गलत तरीके से उनकी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से कस्टमर को लॉस होता है और धीरे धीरे बैंक को भी लॉस जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर एक बैंक
फाइनेंशियल मॉडल सही तरीके से नहीं बनाता है। फाइनेंशियल मॉडल का यूज करके बैंक कई सारे फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो लेता है। अगर बैंक फाइनेंशियल मॉडल अच्छे तरीके से नहीं बना पाता है तो उसकी वजह से उसके डिसीजंस गलत होंगे, डिसीजंस गलत होंगे तो उन्हें लॉस होंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल मॉडल के इनएक्यूरेट होने की वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम मॉडल रिस्क जो है वो कहते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या होता है, तो देखो अगर एक बैंक यहाँ पर अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाता है तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है वो आपका स्ट्रैटेजिक रिस्क होता है। जैसे एक बैंक को एक्सपैंड करना था पर उसने अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, जिसकी वजह से ना उसने एक फॉरेन मार्केट, ऐसी फॉरेन मार्केट में एक्सपैंड किया जो अनस्टेबल थी, जिसकी वजह से उनको काफी भारी नुकसान जो है वो हुए। उसके बाद थर्ड पार्टी रिस्क, कई बार ना जो एक्सटर्नल वेंडर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं ना बैंक के, उनकी वजह से भी रिस्क जो है वो अराइज होते हैं। जैसे कि अगर आईटी वेंडर फेल हो गया बैंक का तो उसकी वजह से बैंक जो है वो आईटी की जो फैसिलिटीज है वो नहीं ले पाएगा, जिससे वो जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उसको भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि आजकल जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जाती है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो ये आपकी यहाँ पर टाइप्स थी नॉन फाइनेंशियल रिस्क की। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब हम रिस्क की बात करते हैं, जब भी हम यहाँ पर रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ये चीज मैं आपको पहले से ही क्लियर करवा दूं। जैसे मैं ऑपरेशनल रिस्क की बात कर रहा हूं तो वहां पर अभी लॉस हुआ नहीं, बल्कि हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि अगर बाई चांस बैंक अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसे क्या क्या लॉसेस जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर कंप्लायंस रिस्क की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी लॉस हुआ नहीं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि अगर बैंक कंप्लायंस नहीं करते तब क्या क्या रिस्क अराइज जो है वो हो सकते हैं। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, अभी लॉस हुआ नहीं है। डन। आई होप आपको ये डाउट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क है वो इतना मैटर क्यों करता है, बैंक इसके ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि नॉन फाइनेंशियल रिस्क की ना कोई भी अपसाइड नहीं होती है। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो जब आप फाइनेंशियल रिस्क लेते हो ना तो वहां पर आपके पास रिस्क भी होता है और आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आपको ग्रोथ के भी चांसेस यहाँ पर साथ के साथ मिलते हैं। जैसे मान के चलिए एक एबीसी बैंक है, उसने 10 लाख रुपए का लोन दिया किसे, ए पर्सन को। यहाँ पर बैंक क्रेडिट रिस्क फेस कर रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क के साथ साथ ये भी तो चांसेस है ना कि जो ए पर्सन है वो 10 लाख रुपए बैंक को वापस कर देगा और इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो यहाँ पर चांसेस है कि जो बैंक है अगर सब कुछ सही रहा तो वो अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है वो कमाएगा इस लोन के ऊपर। पर नॉन फाइनेंशियल रिस्क में ऐसा नहीं होता। नॉन फाइनेंशियल रिस्क सिर्फ लॉस ही होता है, यानी कि यहाँ पर इसकी अपसाइड नहीं होती, आपको कोई रिटर्न वगैरह नहीं मिलता। जैसे अगर बिजनेस फेलियर हुआ, मतलब कि ऑपरेशनल रिस्क अराइज हुआ, तो वहां पर आपको लॉस ही होगा, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर कंप्लायंस रिस्क है तो वहां पर अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो डायरेक्टली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, पर अगर नहीं फॉलो किया तो लॉस यहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए बैंक ज्यादा एनपीआर पे फोकस जो है वो करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि रेगुलेटरी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट और रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं वो बहुत हैवी फाइन लगाती हैं। अगर एक बैंक कंप्लाइंस नहीं करता, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, तो उसके ऊपर फाइन बहुत लगता है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर साइबर रिस्क बढ़ रहा है, तो ज़्यादा ज़रूरी है। रेपुटेशनल डैमेज भी होती है। एक बार कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो खो दिया ना बैंक ने, तो बैंक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर टू मैनी डाटा ब्रीचेस होंगे, मिसकंडक्ट होंगे, तो कस्टमर अपना भरोसा खो देगी बैंक के ऊपर से, और अगर भरोसा खो दिया तो बैंक फेल होना ही होना है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉड और मिसकंडक्ट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, फाइनेंशियल क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंप्लायंस करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो इसीलिए इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एनएफएआर और ऑपरेशनल रिस्क, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी ऑपरेशनल रिस्क है ना वो एनएफआर है, यानी कि नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, पर जितने भी एनएफआर है वो ऑपरेशनल रिस्क नहीं है। कैसे, यहां पर दिखाता हूं आपको। देखो ये जो आपके टाइप्स है नॉन फाइनेंशियल रिस्क की, तो ये जो ऑपरेशनल रिस्क है ये बेसिकली एक टाइप है नॉन फाइनेंशियल रिस्क की। इसके अलावा भी बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, जैसे कि साइबर रिस्क, कंप्लायंस रिस्क और आपका कंडक्ट रिस्क। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेशन रिस्क हैं वो तो नॉन फाइनेंशियल रिस्क होंगे ही होंगे, क्योंकि ये एक टाइप है। पर ऑपरेशन रिस्क के अलावा ये जो बाकी के जो साइबर रिस्क है, कंप्लायंस रिस्क है, ठीक है, कंडक्ट रिस्क है, ये एनएफएआर तो है, यानी कि नॉन फाइनेंशियल रिस्क तो है, पर ये ऑपरेशनल रिस्क जो है वो नहीं है। तो आई होप आपको ये लाइन अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि जितने भी यहाँ पर जितने भी आपके ऑपरेशनल रिस्क हैं
वो NAFR है, पर जो NFR है, जित सारे के सारे NFR जो है वो ऑपरेशन रिस्क नहीं है। अब इनके बीच में डिफरेंस की अगर हम बात करें, अगर हम ऑपरेशन रिस्क की डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेशन रिस्क अराइज होता है इंटरनल प्रोसेस सिस्टम के फेल होने की वजह से या फिर ह्यूमन एरर की वजह से। और नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो है वो नॉन मार्केट, नॉन क्रेडिट और नॉन लिक्विडिटी रिस्क होता है। ठीक है, नेचर की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली इंटरनल होता है, यानी कि ये जो ऑपरेशनल रिस्क है वो इंटरनल प्रोसेस और सिस्टम के फेल होने की वजह से जो वो राइज होता है। पर जब हम नॉन फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाते हैं। जैसे कि इसमें ऑपरेशनल रिस्क तो आता ही है, वो इंटरनल हो गया, साथ के साथ कंप्लायंस फेलियर भी आया था जो कि एक एक्सटर्नल है। एग्जाम्पल्स की बात करें, आईटी फेलियर, फ्रॉड, ह्यूमन एरर, और यहाँ पर रेगुलेटरी फाइन्स, रेपुटेशनल डैमेज और साइबर अटैक्स। फाइनेंशियल इंपैक्ट की बात करें तो डायरेक्ट लॉस होता है, जैसे कि सिस्टम डाउन टाइम कॉस्ट, अगर आपका जो सिस्टम है वो फेल हो गया तो सिस्टम अब अनअवेलेबल हो गया तो इसकी वजह से आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लॉसेस होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जैसे कि लीगल पेनल्टीज आपके ऊपर लगा दी जाती है या फिर ब्रांड डैमेज होता है। मिटिगेशन की बात करें तो आप इंटरनल कंट्रोल और प्रोसेस को इंप्रूव करके जो है मिटिगेट कर सकते हो। यहाँ पर आप कंप्लाइंस प्रोग्राम और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स का यूज करके इनको प्रिवेंट जो है वो कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट हम केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो आपके नॉन फाइनेंशियल रिस्क है वो कैसे बैंकों के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो एग्जाम्पल है हमारे 2016 के अंदर वेल फार्गो फेक अकाउंट स्कैंडल। तो देखो हुआ क्या था इस स्कैंडल के अंदर, तो जो एम्प्लॉयज थे वेल फार्गो के, उन्होंने ना बहुत सारे फेक अकाउंट जो है वो बना दिए थे कस्टमर्स के, ताकि वो अपने अनरियलिस्टिक सेल्स टारगेट को मीट कर पाए। जैसे सेल टारगेट था उनका, मान लो एग्जांपल के लिए 5 मिलियन, उन्होंने एक्चुअली सेल जो की थी वो सिर्फ 1 मिलियन की थी, तो उन्होंने क्या किया, 4 मिलियन यहाँ पर फेक अकाउंट जो है वो बना दिए कस्टमर के, जिससे कि उनका टारगेट अचीव हो जाए। ठीक है, अब इसकी वजह से हुआ क्या, पहले तो देखो कौन कौन से रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व थे। सबसे पहले कंडक्ट रिस्क, क्योंकि जो इंप्लॉयज थे वो अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गए थे। कंप्लायंस रिस्क भी, क्योंकि मिसकंडक्ट को प्रिवेंट नहीं कर पाई थी ये बॉडी। ठीक है, जिसकी वजह से इनके ऊपर रेगुलेटरी पेनल्टीज जो है वो लगाई गई थी। इम्पैक्ट क्या बढ़ा, तो इसके ऊपर 3 बिलियन का फाइन लगा, साथ ही इनके रेपुटेशन का डैमेज हुआ और कस्टमर ट्रस्ट भी लॉस हो गया। अब यहाँ पर अगर हम फाइनल समरी की बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क डिफरेंस क्या है। फाइनेंशियल रिस्क क्रेडिट मार्केट और लिक्विडिटी रिस्क है। ठीक है, यानी कि ये प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करते हैं, पर जो NFR है ये सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को ही जनरेट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ NFR की बात करें तो ये साइबर, ऑपरेशनल, कंप्लायंस, कंडक्ट, मॉडल, स्ट्रेटजी और थर्ड पार्टी रिस्क इन्वॉल्व है। इम्पैक्ट ऑफ NFR की अगर हम बात करें तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो देखो रेगुलेटरी फाइन्स, ऑपरेशनल लॉसेस, रेपुटेशनल डैमेज और बिजनेस डिस्ट्रप्शन, ये हो सकते हैं नॉन फाइनेंशियल रिस्क की वजह से। फाइन लग सकते हैं, ऑपरेशनल लॉसेस हो सकते हैं, रेपुटेशन का डैमेज हो सकता है और बिजनेस डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है। उसके बाद ये जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क है ये बढ़ता क्यों जा रहा है, क्या रीजन है, तो देखो इसके पीछे कई रीजन है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का डिस्टर्ब हो जाना, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, ठीक है, और फ्रॉड बढ़ जाना। इसकी वजह से जो कंसर्न है NFR का ये बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम NFR को कैसे यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस प्रोग्राम को हमें इंप्लीमेंट करना है, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को हमें इंप्लीमेंट करना है, इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मॉनिटरिंग काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है, तो इन सभी का हमें यूज़ करना है अगर हम इन रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कैटेगरी बनाए तो नॉन फाइनेंशियल रिस्क, तो यहाँ पर हमारे जो ऑपरेशनल रिस्क आ जाता है नॉन फाइनेंशियल रिस्क के अंदर, वो आ जाता है एम्प्लॉय कंडक्ट रिस्क, एम्प्लॉय एरर रिस्क, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रॉड रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, डाटा इंसुलेशन रिस्क, बिजनेस प्रोसेस एंड कंट्रोल रिस्क, ठीक है, आउटसोर्सिंग रिस्क, बिजनेस मॉडल रिस्क और लीगल और कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, अदर NFR की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रेपुटेशन रिस्क, इंडस्ट्री बिजनेस रिस्क और स्ट्रेटेजिक रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क और बिजनेस फेलियर रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो जब हम नॉन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने की बात करते हैं तो वहां पर हम ट्री एंगुलर मॉडल का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे 3 इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होते हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है। पहला इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है वो है कस्टमर एस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कस्टमर एक्सपेक्ट करता है बैंक से कि जब भी वो कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म करे तो वो सिक्योर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म हो पाए। तो बैंक को इसके ऊपर ध्यान देना है और इंश्योर करना है कि सभी ट्रांजेक्शन को सीमलेस, सिक्योर और एफिशिएंट तरीके से जो है वो परफॉर्म किया जाए, ताकि कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। उसके बाद रेगुलेटर्स ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की डिमांड की जाती है रेगुलेटर्स के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना जरूरी होता है।
तो यहाँ पर बैंक को इसके ऊपर भी ध्यान रखना है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करके रखनी है ताकि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे। उसके बाद शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन, इसको भी फुलफिल करना जरूरी होता है। देखिए शेयर होल्डर्स को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ कैसे होगा अगर बैंक प्रॉफिटेबल रहेगा और रिस्क को प्रॉपरली मिटिगेट करेगा, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल रहेगा। तो बैंक को ना इन तीनों फ्रेमवर्क के ऊपर ध्यान देना होता है और इनका एक बैलेंस बनाकर जो है वो चलना होता है, ठीक है, जहां पर तीनों एस्पेक्ट को जो है कवर किया जाए, क्योंकि अगर इसमें से एक भी एस्पेक्ट को इग्नोर करेगा ना तो इसकी वजह से एनएफआर मैनेजमेंट है वो इनइफेक्टिव जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे इंटरप्ले बिटवीन फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज कि फाइनेंशियल रिस्क और एनएफआर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हर एक फाइनेंशियल रिस्क की वजह से नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो है वो अराइज होता है, जैसे कि क्रेडिट मार्केट रिस्क है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये आपके फाइनेंशियल रिस्क है, पर इसकी वजह से ना नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी अराइज होते हैं। उसके बाद हर एक नॉन फाइनेंशियल रिस्क की वजह से अल्टीमेटली फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क भी अराइज होते हैं। जैसे एग्जांपल के आपको बताता हूं कि अगर साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होता है यानी कि साइबर अटैक होता है तो उससे क्या होगा, रेपुटेशनल डैमेज होगा बैंक का, यानी कि बैंक की जो रेपुटेशन है वो खो जाएगी, कस्टमर का ट्रस्ट यहाँ पर हट जाएगा, जिससे वो ज़्यादा विड्रॉवल्स करेंगे, उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगेंगी, अल्टीमेटली उनको फाइनेंशियल लॉस जो है वो होगा। फाइनेंशियल रिस्क मतलब कि एक नॉन फाइनेंशियल रिस्क की वजह से फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर जो है वो अराइज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि नॉन फाइनेंशियल रिस्क का बैंकों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलेटर्स, देखो अगर एक बैंक अपने नॉन फाइनेंशियल रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है तो वो ना रेगुलेटर का ट्रस्ट खो बैठता है। रेगुलेटर्स बैंक पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। रेगुलेटर्स को लगता है कि अब एक बैंक जो है वो लीगल और फाइनेंशियल नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसके साथ कंप्लाई नहीं कर पाएगा और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको बंद कर दें, जिससे बैंक को लॉस होगा। उसके बाद एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो डिक्लाइन होता है। अगर मान के चलो कोई पर्सन है किसी बैंक में काम करता है और उसकी बैंक के ऊपर बार बार पेनल्टीज लगती रहे, कस्टमर आके भरा बुरा बोलते रहे कि आपकी बैंक तो ऐसी है वैसी है, ठीक है, तो उनका मोरल डिक्लाइन होता है, जॉब टर्मिनेशन होती है, कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने फ्रॉड किया होता है तो उन्हें काम से निकालना पड़ता है। कस्टमर की बात करें तो उनका बैंक के ऊपर से भरोसा हट जाता है, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ठीक है, और वो बैंक की जो लाइबिलिटी है और सिक्योरिटी पे जो है शक करना स्टार्ट कर देते हैं। शेयर होल्डर्स की बात करें तो उनकी जो स्टॉक की वैल्यू है वो डिक्लाइन हो जाती है, प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो जाता है और जो ओवरऑल बिजनेस स्टेबिलिटी है वो भी डिक्लाइन हो जाती है, जिससे शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है, ठीक है। तो बैंक यहाँ पर एक सेल्फ इम्पोज प्रेशर जो है वो फेस करता है एनएफआर को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें इन सभी चीज़ों से बचना है तो नॉन फाइनेंशियल रिस्क को उन्हें प्रॉपर तरीके से मैनेज जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ रेगुलेटरी मैंडेट्स को फुलफिल करने के लिए बैंक नॉन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज नहीं करता, बल्कि अपनी रेपुटेशन, प्रॉफिटेबिलिटी और एम्प्लॉय ट्रस्ट को भी मेंटेन करने के लिए उसे नॉन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना जरूरी होता है। अब नॉन फाइनेंशियल रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, देखो सबसे पहली चीज, नॉन फाइनेंशियल रिस्क बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि वो डिफरेंट फॉर्म से अकर हो सकते हैं, तो आप इसे पहले से प्रिडिक्ट जो है वो नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप एक अंदाजा लगाने की अगर कोशिश करो कि ऑपरेशन रिस्क कैसे कैसे अराइज हो सकते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर रीजन है, ह्यूमन एरर या फिर सिस्टम फेलियर या फिर वेंडर सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, कई सारे रीजन है, कई कई जगहों से ऑपरेशन रिस्क जो है राइज हो सकता है। उसके बाद फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस के बीच में आपस में कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि देखो जो बिजनेस टीम्स होते हैं वो ग्रोथ को प्रोटाइज करते हैं कि कैसे भी करके हमें बैंक की ग्रोथ करनी है, और जो कंप्लायंस टीम होती है वो रिस्क रिडक्शन पे काम करती है। और आप सभी को पता है कि अगर ग्रोथ करनी है तो हमें रिस्क ज्यादा लेना होगा, जिससे कई बार ये आपस में ही लड़ती रहती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है बिजनेस वर्सेस कंप्लायंस, जब इनका कंफ्लिक्ट होता है बिजनेस टीम का और कंप्लायंस टीम का, तो पहला क्वेश्चन ये उठता है हमारे दिमाग में कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, बिजनेस प्रायोरिटी है या फिर कंप्लायंस प्रायोरिटी, यानी कि हमें बिजनेस की ग्रोथ को आगे रखना है या फिर कंप्लायंस को आगे रखना है। तो यहां पर इसका जो आंसर है कि वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि आपको बिजनेस कंप्लायंस के साथ जो है वो करना है, यानी कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमें बिजनेस करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। अगर यहाँ पर कंप्लायंस को आप इग्नोर करोगे तो लीगल पेनल्टीज आपके ऊपर लगेगी, फ्रॉड के चार्जेस लगेंगे और रेपुटेशनल लॉस भी होगा। अगर आप कंप्लायंस अगर
कंप्लायंस को आप प्रायोरिटी दोगे तो यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अच्छे तरीके से इंक्रीज नहीं हो पाएगी, और इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को डिस्करेजमेंट मिलेगी, यानी कि वो आपके बैंक में इंटरेस्ट देना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बैंक को ना एक बैलेंस्ड एनएफआर मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने की जरूरत है, ताकि वो बिजनेस प्रायोरिटीज और कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को आपस में इंटीग्रेट कर सके और वो कंप्लायंस के साथ बिजनेस को परफॉर्म जो है वो कर सके। अब यहां पर हम बात करेंगे एनएफआर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स यहां पर क्या है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, पहला है ऑपरेशनल फेलियर्स को प्रिवेंट करना, कि जो ऑपरेशनल फेलियर्स है उसे हम प्रिवेंट कर सके ताकि ऑपरेशनल रिस्क को हम कम कर सकें। साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मीट करना, जैसे कि स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें ग्रोथ करनी है, उन्हें प्रॉफिट कमाना है, तो उनको ग्रोथ और प्रॉफिट कमाकर देनी है। उसके बाद नॉन कंप्लायंस के साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड है उसको भी रिड्यूस करना। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे एनएफआर मैनेजमेंट के, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एनएफआर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि अगर आपको एक अच्छे तरीके से नॉन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है तो उसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो उस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। पहला जो एलिमेंट है वो है हार्मोनाइज स्ट्रक्चर। तो आपका जो एनएफआर मैनेजमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हार्मोनाइज होना चाहिए, यानी कि आपको क्लियरली बताना है कि कौन सा पर्सन किस रिस्क को असेस करेगा और किस रिस्क को मैनेज करेगा, कौन यहाँ पर कंप्लायंस पे ध्यान देगा, कौन यहाँ पर मॉनिटरिंग करेगा, ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे अगर मान के चलिए एक पर्सन है ए, ठीक है, वो क्रेडिट से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसे पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है। हमें उसे क्लियरली बताना है कि क्रेडिट रिस्क को असेस और मिटिगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसके बाद कोई बी पर्सन है तो उसे भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली देंगे कि आपको क्रेडिट रिस्क को मॉनिटर करना है कि वो लिमिट के अंदर ही हो, लिमिट से ज्यादा एक्सीड ना करे। तो ये हमें पहले ही बता देना होगा। उसके बाद कई सारे फैक्टर जैसे कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ऑटोमेशन का यूज करना है, पॉलिसी फ्रेमवर्क का यूज करना है, ताकि हम रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से जो वो कर सकें। और जो स्टाफ का माइंडसेट है उसे भी हमें शिफ्ट करने की जरूरत है। जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करे, ऐसा माइंडसेट उनका बनाना है। क्योंकि देखो एम्प्लॉय क्या सोचते हैं कि हमारा काम है सिर्फ जो भी कस्टमर का काम है उसे किया और चले गए, वो रिस्क के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर ऐसा नहीं, एम्प्लॉय का माइंडसेट ऐसे बनाना है कि जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले तो वो देखें कि क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से ही एम्प्लॉय को जो है वो डिसीजन लेना है, ऐसा उनका माइंडसेट जो है वो बनाना है। फिर यहाँ पर 3 लेयर एनएफआर मैनेजमेंट मॉडल का हमें यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि जो हार्मोनाइज स्ट्रक्चर है ना आपका, हार्मोनाइज स्ट्रक्चर, तो जो हार्मोनाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको आप कैसे बना सकते हो। तो ये आपको 3 लेयर एनएफआर मैनेजमेंट मॉडल का यूज करना है, ठीक है। तो ये 3 लेयर क्या है, पहला है, पहली जो लेयर है वो है फर्स्ट सर्कल, ये फ्रंट लाइन ऑपरेशंस के अंदर आता है। तो यहाँ पर ना हमें डायरेक्ट रिस्क ऑनरशिप प्रोवाइड करनी है। रिस्क ऑनरशिप का मतलब है कि हमें पर्सन को बताना है कि आप किस रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर आप रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, और इसका यूज किया जाता है, मतलब कि जो आपका फर्स्ट फ्रंट लाइन ऑपरेशनल्स के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि उन्हें एनएफआर को डिटेक्ट करना और मिटिगेट करना है। जब वो अकर होते हैं, जिस पॉइंट पे अकर होते हैं वहीं पे उनको डिटेक्ट करके मिटिगेट करने की कोशिश करनी है। सेकंड सर्कल के अंदर कंप्लायंस और कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पर कंट्रोल स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को भी प्रॉपर्ली जो है वो फॉलो किया जाए। इसके अंदर हम एचआर को क्रोनाइज करते हैं, फाइनेंस रिस्क को असेस किया जाता है, कंप्लायंस फंक्शन को भी असेस किया जाता है, ठीक है, उनको भी प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि हम एनएफआर को प्रिवेंट कर सके। फिर थर्ड सर्कल आता है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करते हैं और रिस्क को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम सरप्राइज ऑडिट जो है वो कंडक्ट करते हैं, कंप्लायंस चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो रिस्क है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। तो ये यहाँ पर हमारे 3 सर्कल है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेप्स फॉर इफेक्टिव एनएफआर मैनेजमेंट। तो नॉन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई रिस्क सोर्स। हमें ना रिस्क सोर्सेस को फाइंड आउट करना है, जहां जहां से रिस्क जो है वो अराइज हो सकते हैं।
जैसे कि कई सारे रिस्क सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि हमारा जो आईटी सिस्टम है वो वल्नरेबल हो सकता है, उसके अंदर कोई वीकनेस हो सकती है जहां से साइबर अटैक हो सकते हैं, हमारा जो प्रोसेस है वो इनएफिशिएंट हो सकता है, और कहीं कहीं पे कंप्लाइंस गैप भी हो सकता है कि हम प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इन वीकनेसेस यानी कि लूप होल्स को फाइंड आउट करना है जिनकी वजह से सिस्टम फेलियर जो है वो हो सकता है, ताकि हम इनको इम्प्रूव करके सिस्टम फेलियर को होने से रोक सकें। फिर जब हमने लूप होल्स को फाइंड आउट कर लिया है तो हमें यहाँ पर जो रिस्क डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत बनाना है। तो यहाँ पर हमें प्रिवेंटिव मेजर्स को यहाँ पर यूज करना है फ्रंट लाइन ऑपरेशंस के अंदर, ताकि जो एनएफआर इंसिडेंट्स हैं उसको हम मिनिमाइज जो है वो कर सकें। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है इंटरनल पॉलिसीज को हमें कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन करना है, यानी कि जो हमारी इंटरनल पॉलिसीज हैं वो बेसिकली जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4, यहाँ पर हमें इंटरनल ऑडिट और मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन बनाना है, ताकि हम प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंट वे में वेरिफिकेशन और चेकिंग जो है वो कर पाए। तो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंट बेसिस पे इंस्पेक्शंस करनी है और देखना है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। फिर आपका आता है यहाँ पर स्टेप 5। स्टेप 5 के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जाती है, रिस्क एडेप्टेशन यहाँ पे जो है वो की जाती है, यानी कि जो भी यहाँ पर पास्ट इंसिडेंट्स हैं उसकी बेसिस पे हमें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को असेस भी करना है और उसे अपडेट भी जो है वो करने की जरूरत है। क्लियर है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग फैक्टर। क्या है आपका यहाँ पर? कलेक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग फैक्टर। तो इस टॉपिक को करने से पहले अगर आप सिस्टमैटिक वे में सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सीसीपी सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे क्लियर करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर हम आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। और ये जो वीडियोस होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं, जिनसे आप इजीली सीसीपी की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और ये जो लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं, ताकि अगर बाई चांस आप लाइव सेशन को अटेंड ना कर पाओ तो आप रिकॉर्डेड क्लास को देखो, आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाओ। तो ये जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्स है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप जो है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करें लर्निंग सेशन एमबीएफ एग्जाम्स और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है कलेक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपको नॉन फाइनेंशियल रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, मिटिगेट करना है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, पहला जो प्रिंसिपल है वो है क्लैरिटी एंड एनएफआर पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं, बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो मैनेजर्स वगैरह हैं, उनको ना नॉन फाइनेंशियल रिस्क पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि नॉन फाइनेंशियल रिस्क कौन कौन से हैं, किन किन सोर्सेज से वो अराइज हो सकते हैं, और अगर वो अराइज होते हैं तो उसको हम बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल एम्प्लॉयज को प्रॉपर तरीके से हमें एनएफआर पॉलिसी के बारे में बताना है, ताकि वो सेम तरीके से उसे इंटरप्रेट जो है वो कर सके ऑल ऑपरेशनल लेवल्स के ऊपर। अगर यहाँ पर कोई भी एम्बिग्युइटी होती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, तो उसकी वजह से जो रिस्क मिटिगेशन होता है वो इनएफेक्टिव जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक स्टैंडर्डाइज रिस्क टैक्सोनॉमी का यूज करना है, जिसकी हेल्प से हम वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क को प्रॉपर्ली क्लासीफाई कर पाए। ठीक है, और उसको मिटिगेट करने के लिए स्ट्रैटेजी जो है वो बना सके। दूसरा प्रिंसिपल है फोकस ऑन रिस्क प्रिवेंशन। तो हमें ना टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंट्रोल्स का यहाँ पर यूज करना है, ताकि हम रिस्क को प्रिवेंट जो है वो कर पाए। तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो बेसिकली यहाँ पर बैंक को ऑटोमेटेड रिस्क प्रिवेंशन टूल्स का यूज करना है, ताकि वो रियल टाइम बेसिस पे जो भी डेटा ब्रीचेस हैं, जो भी नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, उसको डिटेक्ट कर पाए और उसे मिटिगेट भी कर पाए। हर एक प्रोडक्ट, प्रोसेस और पर्सनल वल्नरेबिलिटी को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और वहाँ पर सर्किट ब्रेकर जो है वो प्लेस करना है, ताकि जितने भी नॉन फाइनेंशियल रिस्क है उसको मैनेज कर पाए।
जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें ऑटोमेटेड एनएफआर प्रिवेंशन मैकेनिज्म की, तो ऑटोमेटेड का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स का यूज करेंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली नॉन फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको मिटिगेट कर दे। तो जैसे केवाईसी वेरिफिकेशन की बात करें तो हम ऑटो ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं केवाईसी डिटेल्स को यूआईडीएआई के साथ या फिर प्रिवेंट डाटाबेस के साथ, ठीक है। वेबसाइट सिक्योरिटी की बात करें तो आपको कई बार ऑटोमेटिक पॉपअप वार्निंग्स दिखते होंगे जब भी आप किसी अनसिक्योर्ड वेबसाइट को एक्सेस करते होंगे, जिससे आप पहले ही अलर्ट हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद इनसफिशिएंट बैलेंस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड डिक्लाइन होता है। जैसे कई बार देखो आप एटीएम में पैसे आपके 5,000 डिपॉजिट आप 10,000 विड्रॉ करवा लो तो वो डिक्लाइन कर देता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कॉस्ट कंसिडरेशन की। तो देखो ऑटोमेटेड रिस्क मॉनिटरिंग को यूज करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है, ठीक है। इसीलिए बैंकों को क्या करना है, जो हाई रिस्क एरियाज है वहां पर उन्हें एडवांस सर्विलेंस का यूज करना है। मतलब कि वहां पर उन्हें जो ऑटोमेटेड रिस्क मॉनिटरिंग टूल्स है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, और बाकी के जो लेस रिस्की एरियाज हैं वहां पर सिस्टम ड्रिवन कंट्रोल्स का जो है वो यूज करना। मतलब सारी जगहों पर ये ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करना बैंक के लिए जरूरी नहीं है और वो कर भी नहीं सकते, ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम की बात करते हैं एनएफआर मैनेजमेंट सिस्टम की। तो यहाँ पर हमें एक एंटी एनएफआर कल्चर जो है वो बिल्ड करना है। एंटी एनएफआर कल्चर का मतलब है इस कल्चर के अंदर हर पर्सन जो है वो नॉन फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करने का जो है वो माइंडसेट रखता है। यानी कि उसका माइंडसेट है कि जितने भी नॉन फाइनेंशियल रिस्क है उसको मिटिगेट किया जा सके, उसको कम से कम किया जा सके, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक स्ट्रॉन्ग एनएफआर मिटिगेशन सिस्टम की, तो ये इनइफेक्टिव रहता है जब तक कि हमें एम्प्लॉयज और टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है। यानी कि अगर आपको एनएफआर मिटिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तरीके से इंप्लीमेंट करना है, इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करना है, तो आपको एम्प्लॉयज और टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलना जरूरी है, ठीक है। तो अगर अगर यहाँ पर एक रिस्क कॉन्शियस कॉर्पोरेट कल्चर नहीं होता है कंपनी के अंदर, तो वहां पर नॉन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमें रिस्क कॉन्शियस कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप करने की जरूरत है। रिस्क कॉन्शियस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हर एक एम्प्लॉय जो है वो रिस्क के प्रति कॉन्शियस रहता है। यानी कि वो उसे पता होता है कि रिस्क कौन कौन से फेस कर रहा है, जब वो फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, और वो उन रिस्क के अकॉर्डिंग ही उनको मिटिगेट करने के पर्पज से ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेता है, ठीक है। यानी कि वो केयरलेस डिसीजन मेकिंग नहीं करता, बल्कि वो प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करने के बाद डिसीजन मेकिंग वगैरह जो है वो करता है, ठीक है। उसके बाद सीनियर लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम अच्छे तरीके से रिस्क को नॉन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोएक्टिव स्टाफ ट्रेनिंग और अवेयरनेस करनी जरूरी है। यानी स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी जरूरी है, उनको रिस्क के प्रति अवेयर करना जरूरी है। और अगर रिस्क बिहेवियर के लिए हमें इंसेंटिव और पेनल्टीज भी दें। जैसे अगर कोई पर्सन रिस्क कॉन्शियस बिहेवियर को शो करता है, यानी कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए काम करता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करता है, तो उनको हमें इंसेंटिव देने चाहिए। और अगर कोई केयरलेस तरीके से काम करता है, यानी कि बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है, तो उनके ऊपर हमें पेनल्टीज भी लगानी चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि हम नॉन फाइनेंशियल रिस्क कल्चर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। हमें ना एम्प्लॉयज को बताना है कि नॉन फाइनेंशियल रिस्क की कितनी इंपॉर्टेंस है बैंक के अंदर, और उसे मिटिगेट करने में उनका क्या रोल है। इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में हम बताना, ताकि जो मतलब हमें ना इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च करने ताकि एम्प्लॉयज को हम एनकरेज कर सके कि वो रिस्क कॉन्शियस बिहेवियर को शो करे और प्रॉपर कंप्लायंस करे। स्ट्रिक्टर पेनल्टीज हमें लगानी है। अगर कोई रेकलेस डिसीजन मेकिंग होती है, कोई फ्रॉड होता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमें स्ट्रिक्ट पेनल्टी जो है उसके ऊपर लगानी है। उसके बाद एम्प्लॉय अप्रेजल के अंदर भी एनएफआर का यूज करना है। यानी कि यहाँ पर देखना है कि एक पर्सन ने कितना यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि उसने नॉन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने में अपना कितना जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है, और उसके हिसाब से ही हमें उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना है कि अगर उसने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अदरवाइज उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है। फिर आता है सीनियर मैनेजमेंट रोल मॉडल्स। क्या है आपके यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट एज रोल मॉडल्स। तो यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो एनएफआर को प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है, और बैंक के अंदर एक एंटी एनएफआर कल्चर जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ द सेकंड सर्कल इन एनएफआर मिटिगेशन। तो एनएफआर मिटिगेशन के अंदर जो सेकंड सर्कल है उसका क्या रोल है। इसके अंदर देखो हमारी कंप्लायंस टीम आ जाती है। क्या आ जाती है, आपकी कंप्लायंस टीम आ जाती है। तो कंप्लायंस टीम को ना अक्सर अक्सर गलत समझा जाता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो कंट्रोल पर्सोनल है, यानी कि जो कंप्लायंस पर्सोनल है, वो रोड ब्लॉक्स हैं
बैंक की ग्रोथ के अंदर, ना कि फैसिलिटेट। उनका मानना है कि ये बिजनेस ग्रोथ को रोकने का जो है वो काम करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो बेसिकली देखो, जो आपके कंप्लाइंस ऑफिसर्स है ना, वो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करते, उनको उनका एक्सपोजर नहीं होता है, जिनकी वजह से वो बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स है समझ नहीं पाते। वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाने के ऊपर फोकस करते हैं, पर वो नहीं देखते हैं कि बिजनेस क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है। ठीक है, इसी की वजह से जो कंफ्लिक्ट जो है वो अराइज होता है। मैनी कंप्लाइंस ऑफिसर जो है वो कंट्रोल फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं, पर कभी भी वो फ्रंट लाइन बैंकिंग ऑपरेशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं होता है कि एक बैंकिंग ऑपरेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है? तो हमें रोल इंटरचेंज और रोल जॉब रोटेशन का हमें यूज करना है। ठीक है, यानी कि हमें बिजनेस और कंप्लायंस रोल्स के अंदर इंटरचेंज करना है, यानी कि जो लोग पहले कंप्लायंस रोल में थे उनको बिजनेस रोल के अंदर ट्रांसफर करना और बिजनेस रोल को कंप्लायंस रोल में ट्रांसफर करना, ताकि दोनों को दोनों ऑफिसर्स को, दोनों मतलब जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं उनको कंप्लायंस रोल्स और बिजनेस रोल्स के बारे में पता लगे, उनकी दिक्कतों के बारे में पता लगे, ताकि वो एक दूसरे को समझ पाए। ठीक है, तो ये जब हम इंटरचेंज करते हैं ना, तो यहाँ पर जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं वो भी बिजनेस चैलेंजेस और प्रायोरिटीज को समझ पाते हैं, और मतलब कहने का मतलब है कि वो अपने आप को बिजनेस ऑफिसर्स की जगह पर रखकर सोचने लगते हैं कि हाँ भाई उनकी बात भी सही है। ठीक है, जॉब रोटेशन का हम यूज कर सकते हैं, जैसे ऑपरेशन कंप्लायंस ऑडिट में हम जॉब रोटेशन कर सकते हैं। इससे ना डिपार्टमेंट के अंदर जो रिस्क अवेयरनेस है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो वेरियस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो समझ पाते हैं कि कंप्लायंस में क्या रिस्क है, ऑपरेशन में क्या रिस्क है, ऑडिट में क्या रिस्क है। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मेरे चैट बॉक्स में बता दीजिए, कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर मैंडेटरी लीव और एब्सेंस लीव। ठीक है, तो सबसे पहले मैंडेटरी लीव क्या है इसको थोड़ा समझिए। देखो, जब भी कोई एक पर्सन लॉन्ग टाइम के लिए एक रोल में रहता है, जैसे मान के चलिए एक एबीसी बैंक है, वहां पर एक ए पर्सन है, वो 10 सालों तक इस बैंक का मैनेजर है, तो वहां पर एक रिस्क अराइज होता है। उस रिस्क का नाम है रिस्क ऑफ मैल प्रैक्टिस। यानी कि यहाँ पर रिस्क अराइज होता है कि हो सकता है कि जो ए पर्सन है ना, वो कोई अनएथिकल प्रैक्टिस को परफॉर्म करे, यानी कि कोई फ्रॉड करे। ठीक है, और उसे छुपा भी ले, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कंट्रोल है। जैसे सोच के देखिए कि अगर ये जो पर्सन है वो साल के 365 दिन बैंक आता है, ठीक है, तो इसको पता है कि बैंक में क्या चल रहा है, और जैसे ही कोई इसने फ्रॉड किया होगा और वो सामने आने वाला होगा, तो वो अपना इन्फ्लुएंस का यूज करके उसे छुपा लेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई फाइल है तो उसे छुपा देगा, या फिर फाइल को अपने पास रख लेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ही ये मैंडेटरी लीव का सिस्टम जो है वो लेकर आएगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है ना, उनको बोला जाता है कि आप एनुअली बेसिस पे कम से कम 1 या 2 वीक की कंटिन्यूस लीव लो। यानी कि इस मैनेजर को हम कहेंगे कि देखो आपने एक साल पूरा अच्छे तरीके से काम किया, आप एक काम कीजिए, आप 1 या 2 वीक की कंपल्सरी लीव ले लीजिए, आप थोड़ा छुट्टी वुट्टी पे जाइए, ताकि इस टाइम के अंदर अगर कोई फ्रॉड हो तो हम उसे फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि जब पर्सन 1 या 2 हफ्तों के लिए छुट्टी लेगा, तो चांसेस हैं कि अगर कोई फ्रॉड होगी तो उसके ऊपर किसी ना किसी पर्सन का नजर पड़ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब वो प्रेजेंट रहेगा तो वो हर पॉसिबल कोशिश करेगा उसको छुपाने की, पर जब वो प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो छुपाना काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो जब यहाँ पर मैंडेटरी लीव दी जाएगी ना, तो जो ऑफिस प्राइमेसिस है, इंटरनल बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर जो एक्सेस है उसको डिनाई कर दिया जाएगा। ठीक है, वो मतलब उस पर्सन को बैंक के अंदर आने की परमिशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन नॉन फाइनेंशियल रिस्क। तो जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क है उसके ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं तो हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इकोनॉमी का मतलब मैं आपको क्लियर करवा दूं। इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जिसके अंदर एक सोसाइटी या फिर एक देश जो है वो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसकी कंजम्पशन होती है। यानी कि एक बैंक भी जो है वो एक इकोनॉमी के अंदर जो है वो ऑपरेट करता है। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से बैंक के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। जैसे अगर इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा बैंकों के ऊपर, बैंकों की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, और अगर इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है, जैसे इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ गया, तो बैंकों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और बैंकों की भी ग्रोथ रुक जाएगी, और उल्टा बैंक को लॉस होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बैंक को, जिसके रिजल्ट
जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक कंडीशन का। जैसे कि अगर यहाँ पर फाइनेंशियली टर्बुलेंट टाइम्स है, टर्बुलेंट टाइम्स का मतलब है अगर यहाँ पर किसी भी तरह की फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी है तो वहां पर जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पर फ्रॉड, प्रोसेसिंग एरर, सिस्टम फेलियर और लॉ सूट्स के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे बैंक को काफी ज्यादा नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो है वो फेस करना पड़ता है। अब अगर हम एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैंक को क्या क्या की चैलेंजेस फेस करनी पड़ते हैं। सबसे पहले देखो, बैंक ना यहाँ पर जो एनएफआर इवेंट्स है और जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है उनके बीच में क्या लिंक है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ना तो एक्सप्लिसिट ना ही इम्प्लिसिट, यानी कि वो जान ही नहीं पाता है कि किस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कौन सा नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो है वो अराइज हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके बीच में कनेक्शन हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। और नॉर्मली देखा जाता है कि जब यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं तो बैंक को जो लॉस होते हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन के बाद होते हैं। जैसे अगर 2015 में मान के चलिए इकोनॉमिक रिसेशन है तो वहां पर बैंक को इतने ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे, नॉन फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहा हूं। 2015 के बाद काफी ज्यादा बैंक को नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम डिफरेंट यहाँ पर इकोनॉमिक साइकिल की बात करेंगे और उससे नॉन फाइनेंशियल रिस्क पे, एक्सपोजर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर हम इकोनॉमिक साइकिल की बात करें तो 4 फेजेस होते हैं इकोनॉमिक साइकिल के अंदर। पहला इकोनॉमिक कंडीशन होता है बूम फेज। बूम फेज के अंदर इकोनॉमी की बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही होती है, गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही होती है और गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज जो है वो हो रही होती है, इन्फ्लेशन भी काफी तेजी से बढ़ रहा होता है और अल्टीमेटली बैंकों के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि बैंकों की भी ग्रोथ काफी तेजी से होती है। बैंक यहाँ पर अपने जो रेगुलेशंस होते हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है और वो ज्यादा से ज्यादा लोन्स एंड एडवांसेस देना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पर फ्रॉड के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक यहाँ पर रेगुलेशंस को रिलैक्स कर चुका है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा सा रिलैक्स कर चुका है, जिसकी वजह से उसको लॉस होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर डाउन टर्न फेज। यहाँ पर इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। कम होने का मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेशन भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर बैंक को रियलाइज होता है कि उन्होंने काफी ज्यादा लिबरल पॉलिसीज का यूज कर लिया था जो कि गलत है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा फ्रॉड जो का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा सिस्टम फेलियर जो है वो हो रहे हैं। फिर रिसेशन फेज आता है। रिसेशन फेज के अंदर काफी देर हो चुकी होती है, यहाँ पर इकोनॉमी की हालत काफी ज्यादा जो है वो खराब हो जाती है। आप कह सकते हो कि इकोनॉमी एक तरीके से इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स और बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, जिससे बैंकों के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल फ्रॉड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी फ्रॉड करना स्टार्ट कर देते हैं और जो बिजनेस होते हैं जिन्होंने बैंकों से लोन वगैरह लिया होता है वो भी फ्रॉड करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है रिकवरी फेज। यहाँ पर ना इकोनॉमी रिकवर करना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फिर से इकोनॉमी ग्रोथ पॉजिटिव हो जाती है, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ने लग जाती है, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी थोड़ी धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाती है और यहाँ पर बैंक भी रिकवर करना स्टार्ट करता है, यानी कि वो स्ट्रेंथ जो अपने कंप्लायंस और कंट्रोल है उनको मजबूत बनाता है, ठीक है। जो एनएफआर इवेंट्स है वो भी यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो लॉसेस होते हैं, जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसका समरी निकालें तो देखो, जब इकोनॉमी बूम कर रही होगी, यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तो वहां पर बैंक ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिस्क मैनेजमेंट को रिलैक्स कर देता है। पर अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि बैंक को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और जब इकोनॉमी डिक्लाइन होती है तो इसकी वजह से बैंक को काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस भी होता है और रेपुटेशनल डैमेज भी होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क और उसका कनेक्शन क्या है इकोनॉमिक कंडीशन के साथ। सबसे पहले इंटरनल फ्रॉड। इंटरनल फ्रॉड क्या होता है? जब एक बैंक का एम्प्लॉय ही जो है वो फ्रॉड करता है। जैसे मान के चलिए एक एबीसी बैंक है, उसके अंदर एक पर्सन है, वो बैंक का एम्प्लॉय, उसने एबीसी बैंक के जो अकाउंट्स है उसके अंदर फंड्स को गलत तरीके से यूज कर लिया, यानी कि गलत तरीके से अकाउंट्स वगैरह में ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपका एक तरह का फ्रॉड है। और ये ना मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ स्ट्रांगली रिलेटेड है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन का इस फ्रॉड के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसको वो फ्रॉड क्यों कर रहा है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी है, जैसे उसके पास फंड्स ना हो, उसे कोई मजबूरी हो, तो वो यहाँ पर फ्रॉड जो है वो करता है,
तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ। और ये जो फ्रॉड है वो पोस्ट रिसेशन में ज्यादा अकर होता है, यानी कि जब रिसेशन खत्म हो जाता है तब ज्यादा होता है, क्योंकि रिसेशन के वक्त लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लोग मजबूर हो जाते हैं यहाँ पर फ्रॉड वगैरह जो है वो करने के लिए। वैसे ये कोई सही रास्ता नहीं है और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सटर्नल फ्रॉड, ये फ्रॉड जो है वो थर्ड पार्टी, जैसे कि कोई किसी पर्सन की आइडेंटिटी को थेफ्ट करके लोन ले रहा है, या फिर कोई साइबर फ्रॉड हो गया, और ये भी इकोनॉमिक कंडीशन के साथ हाईली कोरिलेटेड है। यानी कि इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के बाद ये जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज है वो काफी तेजी से जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर कंप्लायंट प्रोडक्ट रिस्क, ठीक है। तो एक बैंक जब यहाँ पर कस्टमर को सही तरीके से सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाती है, यानी कि कस्टमर को जो उसने वादा किया था वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर रिस्क अराइज होता है। और ये इकोनॉमिक कंडीशन के साथ मोडलिटी कोरिलेटेड होती है, यानी कि अगर वीक इकोनॉमिक होगी तो वहां पर जो प्रोडक्ट फ्लॉज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होंगे, ठीक है। फिर एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेसिंग रिस्क, तो अगर ये जो लॉसेज होते हैं वो बेसिकली जो ऑपरेशनल फेलियर्स हैं उनकी वजह से होते हैं। अगर एक बैंक अपने ऑपरेशंस को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, और ये इकोनॉमिक कंडीशन के साथ मॉडरेटली जो है वो कोरिलेटेड है, ठीक है। अगर यहाँ पर हाई वर्कलोड है जो कि नॉर्मली इकोनॉमिक बूम्स के दौरान होते हैं, तो वहां पर एरर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। एरर्स बढ़ते हैं तो ऑपरेशंस फेल हो जाते हैं, ट्रांजेक्शन्स को हम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वर्क प्लेस सेफ्टी एंड एचआर रिस्क, तो यहाँ पर कई बार ना एम्प्लॉय की सेफ्टी को लेकर भी रिस्क अराइज होता है, मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं वो सही नहीं होती हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट भी हो जाता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट भी हो जाता है। और ये यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन का लिमिटेड कोरिलेशन, मतलब इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है पर माइनर इंपैक्ट जरूर होता है। उसके बाद फिजिकल एसेट डैमेज, अगर यहाँ पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो रहा है या फिर कोई भी फिजिकल एसेट का डैमेज हो रहा है, तो उसके ऊपर ना इकोनॉमिक कंडीशन का कोई भी कोरिलेशन नहीं होता, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आता, वो खुद ब खुद जो है वो आ जाता है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी भी है तो वहां पर भी नेचुरल डिजास्टर के आने का खतरा जो है वो रहता है। फिर आता है आपका सिस्टम फेलियर और डिस्ट्रप्शन, तो यहाँ पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है और आईटी रिलेटेड फेलियर्स है उसकी वजह से भी बैंकिंग सिस्टम को जो है वो लॉस होता है। और यहाँ पर जनरली कोई कोरिलेशन जो है वो नहीं रहता, ये रैंडमली जो है वो अकर होता है, ठीक है। ये जो हैकिंग वगैरह है वो रैंडमली जो है वो अकर हो जाती है। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो जो फ्रॉड है, प्रोडक्ट फेलियर्स है, ऑपरेशनल एरर्स हैं, ये स्ट्रांगली इकोनॉमिक कंडीशन के द्वारा जो है वो इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। पर ये जो सिस्टम फेलियर है, फिजिकल एसेट रिस्क है, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन का इनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पर पूरा होता है। तो हमने यहाँ पर 10th चैप्टर का पार्ट 1 जो है वो कवर कर लिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और क्लियर हो गया है तो करीब मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको उस लेक्चर को भी जरूर अटेंड करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये हमारे यहाँ पर लाइव सेशन चल रहे हैं सीसीपी के, ये हमारे यहाँ पर लाइव सेशन चल रहे हैं सीसीपी के, जहां पर हम लोग सीसीपी के फुल सिलेबस को कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप सीसीपी के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको इन लाइव सेशंस को रेगुलरली बेसिस पे जो है वो अटेंड करना है। अगर आपने प्रीवियस कोई क्लास मिस कर दिया है तो उस क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा और हमारे कोर्सेज को भी जरूर एनरोल कर लीजिएगा, जहां पर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में जो है वो मिल जाता है। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारा कोर्स आपके लिए ओवरऑल बेस्ट कोर्स रहने वाला है। कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो कोर्सेज हमारे इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो गूगल पे स्टोर पे आपको जाना है, वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IVF एग्जाम्स मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है और वहां पर आपको हमारी ऐप जो है लर्निंग सेशन IVF जो है वो मिल जाएगी, लर्निंग सेशन IVF मिल जाएगी, और उसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और हमारी अपकमिंग लाइव सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर जो है दबाना पड़ेगा। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है इसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे जो है वो बताना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको जल्दी जल्दी करने की कोशिश जो है वो करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।